तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में। जब आप पैसा बैंक में इन्वेस्ट करते हो तो यानी कि जब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट वगैरह करते हो तो वो पैसा आपका नहीं होता, वो पैसा बैंक का होता है। आप बोलोगे भाई मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर बैंक पैसे कैसे कमाता है और बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है। मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योर। भैया सबसे पहले बैंकों की हिस्ट्री से, बैंक का सिस्टम आया कैसे। तो आज से 11वीं शताब्दी में भैया यूरोप के इटली के अंदर जो है ना वो व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था और वहाँ पे एक अलग अलग महाद्वीप के व्यापारी वगैरह आते थे और वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ करती थी कि भाई सबको अलग अलग करेंसीज वगैरह रखनी पड़ती थी, सबको पास भैया करेंसीज का आदान प्रदान करना पड़ता था और किसी के पास भाई लोन जैसा कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था, यानी कि आपको पैसे देना ही पड़ता था, आपको करेंसी का एक्सचेंज करना ही पड़ता था। फिर वहाँ पे इन्वेंशन हुआ बैंकों का, बेंचो नाम से। जी हाँ, बेंचो। बेंचो का मतलब होता है एक बेंच और उसी को बैंक बोला जाता है। और वो बेंचो करता क्या था कि वो एक बेंच हुआ करता था, मतलब कि वहाँ पे लोग बैठा करते थे। वो क्या करते थे भाई, लोगों से करेंसी इकट्ठा करते थे और एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को लोन देते थे और वो उनसे बिजनेस करते थे और फिर जो बेंच है ना वो पैसे कमाते थे। ऐसे ऐसे करके पूरे यूरोप के अंदर बैंकिंग सिस्टम फैल गया और फिर धीरे धीरे पूरे दुनिया के अंदर आ गया। और जैसे ही सिर्फ हर एक नेशन की एक पर्टिकुलर करेंसी होने लगी, सब जगह फिर डेमोक्रेसी आने लगी या फिर डिक्टेटरशिप भी क्यों ना हो, वहाँ पे एक ही करेंसी, जब वन नेशन वन करेंसी आने लगी तब बैंकों का काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। फिर आपको अभी लगता होगा कि भाई बैंकिंग सिस्टम जो है ना वो बहुत गड़बड़ सिस्टम है, आपको समझ में नहीं आता होगा यार ये बहुत मुश्किल सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके सिस्टम की शुरुआत इसलिए की गई थी कि वो आपके जीवन को आसान बना सके। तो वो कैसे, तो भैया पहले हम जानेंगे भैया बैंकों का बिजनेस मॉडल। देखो बैंक का बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल है। वो करता क्या है, वो एकदम कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करता है। उसको भैया कस्टमर उसके लिए भगवान होता है, क्योंकि कस्टमर अगर उसको पैसा नहीं देगा तो वो पैसा नहीं कमाएगा। सिंपल फंडा है। सारे बिजनेस में तो यही होता है, लेकिन बैंकों के अंदर ना एक कस्टमर को कुछ ज़्यादा ही फोकस करते हैं, क्योंकि इनको कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना पड़ता है। अगर इन्होंने कस्टमर का ट्रस्ट गेन नहीं किया तो अल्टीमेटली वो पैसा यहाँ पे लगाएगा नहीं, इनके बैंक के अंदर लगाने नहीं, किसी और बैंक के अंदर लगाएगा, जिससे इस बैंक का नुकसान होगा। तो बैंक बहुत ज़्यादा फोकस करता है कस्टमर को, कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस मॉडल के ऊपर। कस्टमर को काफ़ी ललचाता है, उसको दिखा देता है, उसको बोल बोल के दिखा देता है कि भैया हमारी बैंक आपके पैसे के लिए एकदम बिल्कुल सही है, हम आपके यहाँ पे भाई ज़बरदस्त आपको इंटरेस्ट वगैरह देंगे, आपका पैसा हमारे यहाँ पे सेफ है। उसको भाई वो ट्रस्ट उसके दिमाग में डाल देता है और फिर बंदा उनके यहाँ पे जब पैसा इन्वेस्ट करता है, उनके यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करता है, उनके यहाँ पे जब अकाउंट ओपन करता है तो बैंक उसे अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करता है, अपने यानी कि लोगों को लोन वगैरह देने के लिए इस्तेमाल करता है और उन्हीं कस्टमर को फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए आगे बढ़ता है। उन्हीं लोगों को अपनी अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे अल्टीमेटली बैंक पैसे कमाता है, यानी कि आप ही का पैसा आप ही को देता है और आप ही के पैसे से पैसे भी कमाता है। ये तो अब बारी आती है भैया बैंकों के रिवेन्यू मॉडल की। अब जरा आप थोड़ा सा डिटेल में समझ में आओगे कि मैं किस पैसे से कमाने की बात कर रहा था। तो देखो बड़ा सिंपल है। मान लेते हैं भैया एक बैंक है, उस बैंक के अंदर एक बंदा है जिसने भाई 100 करोड़ रुपए लगाए, यानी कि लगाए मतलब कि डाल दिए अपने अकाउंट के अंदर, अकाउंट बनाया, उसके अंदर 100 करोड़ रुपए उसने डिपॉजिट कर दिया। अब आरबीआई क्या करता है, आरबीआई उसके ऊपर दो रिस्ट्रिक्शन का इम्पोज करता है। वो एक होती है भैया सीएसएसआर में आपको आगे चल के समझाऊंगा। सीएसआर का मतलब होता है भैया कैश रिजर्व रेशियो, सॉरी सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। और उसके बाद में एक होती है भैया एसएलआर, यानी कि स्टेशनरी या सिचुएशनरी, यार क्या है स्क्रीन पे देख लेना उसका फुल फॉर्म क्या है, लिक्विडिटी रेशियो, ऐसा कुछ तो भी होता है। अब बैंक करता है कि बैंक को कहता है, सॉरी आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को कहता है कि भैया देखो आपको करना क्या है कि भैया इस कस्टमर के 19.5% पैसा जो है ना आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो या फिर गोल्ड वगैरह हो, इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, जिसके अंदर अल्टीमेटली फ़ायदा गवर्नमेंट का भी हो और उस कस्टमर का भी फ़ायदा हो, उसका पैसा जो है वो सेफ रहे। ये पहला आरबीआई करता है। उसके बाद में आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बोलता है कि भैया देख अब तूने जो तेरे पास जो बचा हुआ पैसा है ना, अब कितना पैसा है 19.5%, अगर कट कर देंगे 100% में से तो बचता कितना है 76.5%। अब तेरे को 76.5% तेरे हाथ में, एक काम कर इस पैसे से तू अब लोन दे और उस लोन का जो पैसा, उसके ऊपर जो तेरे को इंटरेस्ट मिलेगा उसमें से 4% इंटरेस्ट तू उस कस्टमर को दे।
क्योंकि तू अल्टीमेटली पैसा उसी से कमा रहा है, राइट। तो इसे कहते हैं भैया कैश रिजर्व रेशियो, जो कि होता है 4% का। अगर आपने 100 करोड़ रुपए बैंक के अंदर लगाए और 100 करोड़ रुपए का बैंक ने किसी को लोन दिया है, तो उस 100 करोड़ रुपए के ऊपर बैंक 12% का इंटरेस्ट चार्ज करेगा, 13% का इंटरेस्ट चार्ज करेगा अपने फायदे के हिसाब से। उसके बाद में उसके इंटरेस्ट से यानी कि अगर 12% का इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसके अंदर से वो 4% कट करके आपको देगा और 8% अपने आप को लेगा। तो ये एक चीज़ है, यानी कि इंटरेस्ट से बैंक पैसे कमाता है उसके रेवेन्यू मॉडल में। ये है पहला। अभी और कई सारी चीज़ें उसके रेवेन्यू मॉडल में, आप देखो। उसके बाद में आता है भैया माइक्रो लोन, फिर उसके बाद में आता है भैया इनचार्ज ट्रांजैक्शन चार्जेस। आप बोलोगे भैया इनचार्ज ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या होते हैं? देखो, आप जब फॉर एग्जांपल डीमार्ट वगैरह में जाते हो, वहाँ पे आप जब डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह से स्वाइप करते हो, तो वहाँ पे एक मशीन होती है, जब वहाँ से आप पेमेंट करते हो तो वो जो मशीन जो होती है ना, वो जिस बैंक ने मतलब कि डीमार्ट ने एक पर्टिकुलर बैंक से वो मशीन ली, अब वो मशीन से कार्ड जब भी पेमेंट स्वाइप होगा तो बैंक उसका एक छोटा अमाउंट में एक छोटा सा मार्जिन ले लेता है और बाकी का अमाउंट जो है ना उस पर्टिकुलर जो भी बिजनेसमैन है या फिर जो भी बिजनेसेस है या फिर जो भी प्रोपराइटर है उसके अकाउंट में वो डाल देता है। यानी कि अगर डीमार्ट के अंदर एक मशीन है जिसका वीज़ा का मशीन है, उसके ऊपर भैया बैंक थोड़ा % का इंटरेस्ट चार्ज करता है आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर और बचा हुआ ट्रांजैक्शन डीमार्ट को देता है। इसे कहते हैं भैया अंदर का चार्ज, यानी कि अंदर की ट्रांजैक्शन, इनचार्ज ट्रांजैक्शन चार्ज ऐसा कुछ है। उसके बाद में भैया तीसरा आता है भैया चार्जिंग सर्विसेज। अब चार्जिंग सर्विसेज मतलब क्या कि भैया देखो, जैसे आपका डेबिट कार्ड खो गया, आपकी चेकबुक खत्म हो गई, आपने 4-5 बार एटीएम से पैसा निकाला, आपका क्रेडिट कार्ड खो गया, तो आपको ये नया लगेगा। तो नया के लिए आपको अगेन पैसा देना पड़ेगा। तो भैया आता है सर्विस चार्ज। अब सर्विस चार्ज के अंदर भैया अगर आपको भैया अलग अलग सर्विसेज लेनी है बैंकों आपको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंक का लोन आपको मिलता है, घर का लोन मिलता है, कार का लोन मिलता है, बिजनेस का लोन मिलता है, डीमार्ट अकाउंट हो गया या फिर नया चेकबुक लाना हो गया, नया क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी हो, इसके ऊपर भी बैंक जो है ना आपको सर्विस टैक्स जरूर करता है जब आपको कोई नई चीज लेनी हो। उसके बाद में भैया हमारे पास आता है भैया बैंकों के लिए कि वो पैसा कमाता है इंश्योरेंस से। अब इंश्योरेंस से वो पैसा कैसे कमाता है भैया, वो आपको इंश्योरेंस बेचता है, उसमें से वो कुछ मार्जिन ले लेता है और अगेन उससे से भी वो पैसे कमा लेता है। उसके बाद में वो पैसे कमाता है भैया फाइनेंशियल मार्केट से, जहाँ पे वो पैसे करता है, जो पैसे जो होते हैं ना वो इन्वेस्ट करता है भैया फाइनेंशियल करेंसीज के अंदर, गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर। अगर गवर्नमेंट की कोई करेंसी हो रहा है, डॉलर की वैल्यू अगर नीचे गई हो तो डॉलर का खरीद लेता है, जब डॉलर की वैल्यू अगर बढ़ गई हो तो वो डॉलर को बेच देता है, जिससे आगे वो प्रॉफिट कमाता है। फिर वो पैसे कमाता है भैया म्यूचुअल फंड से, जहाँ पे वो आपके पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और उसे लॉन्ग टर्म में बैंक को काफी अच्छा फायदा होता है। तो ये जो कुछ जरिए थे जहाँ से बैंक जो है वो पैसे कमाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो होगी वो जरूर अच्छी लगी होगी। मैं आपको और एक बात बता देता हूँ कि बैंकों का ना एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है। चैलेंज ये है कि भैया उसको वैल्यू प्रोपोजिशन करने में यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाने में बहुत तकलीफ आती है, क्योंकि कंपटीशन उसका इतना ज़्यादा है ना, चाहे कुछ भी करके इसको पूरा कंपटीशन को तोड़ नहीं सकता। समझिए, उसको पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान में नहीं देता। ठीक है, आ गया राइट, ऐसा है वो, लेकिन फोकस बहुत ज़्यादा करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और चैनल को शेयर भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।